देखिए आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट के माध्यम से लोग जो है डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं, जो ठग है। जी, जो पूर्व अधिकारी हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा या जिन्होंने जीवन में कभी भी कुछ इधर उधर किया होगा, किसी ने टैक्स चोरी की होगी, कुछ ऐसा किया होगा, तो जो लोग हैं उनको डराने का प्रयास करते हैं। पूर्व सचिव रिटायर हुए हैं पंजाब सरकार से, फरीदकोट और फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। जी। इनके कंधे पर बोझ था कि इन्होंने लोगों को न्याय देना है, इंसाफ देना है और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। अब इन्हीं के साथ ठगी हो जाती है जी। और इनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम मुंबई जो है साइबर क्राइम से बोल रहे हैं और आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया। सर, हमने बीते दिनों में पहले भी देखा है जो पूर्व आईजी ऑफिसर अमर सिंह चाहल है, वो उनके साथ 7 करोड़ की ठगी हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने ऊपर भी शिकायत की लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। देखो, इतने सीनियर अधिकारी होने के बावजूद लालच बोल लीजिए, लालच में आ जाते हैं, जिससे अपने रिश्तेदारों का अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा जो है उनका खत्म हो जाता है और जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। पूर्व डिप्टी कमिश्नर, 2 जिलों के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जी, वो धक्के खा रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है, अभी भी उनके पैसे रिकवर नहीं हुए हैं जबकि दोषी पकड़ लिए गए। अब ये कैसा सिस्टम है, कैसा चल रहा है? पुलिस चाहे इतनी एक्टिव है, पुलिस के पास क्या नहीं है, कौन सा तंत्र नहीं है? 1 मिनट में अगर कॉल करें, 1 मिनट में फोन करें, 1 मिनट में अगर फैक्स कर दें जी। तो असम, महाराष्ट्र कहीं भी वो उनको जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि हमारी पुलिस वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज। जैसे आप सभी जानते हैं, साइबर क्राइम की दुनिया से आज कोई नहीं बच पा रहा। सामने एक ताजी घटना सामने आई है अमृतसर से, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हरजिंदर सिंह चाहल के साथ ठगी हुई है। उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हो ठीक हो सर आप? बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में साइबर को यानी क्राइम की ठगियां बज रही हैं और ऑनलाइन जैसे कहते हैं कि ठगी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जो ऑफिसर हमारी रक्षा करेंगे उन्हीं के साथ इतनी घटनाएं। देखिए सोनू जी, सबसे पहले मैं बात करूं अगर साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम क्या है? एक नए तरीके का क्राइम है। इसे समझने की हमारी जनता को, हमारे पूर्व अधिकारियों को जरूरत है। देखिए आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट के माध्यम से लोग जो है डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं, जो ठग है। जी, जो पूर्व अधिकारी हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा या जिन्होंने जीवन में कभी भी कुछ इधर उधर किया होगा, किसी ने टैक्स चोरी की होगी, कुछ ऐसा किया होगा, तो जो लोग हैं उनको डराने का प्रयास करते हैं। जो ताजा मामला अमृतसर का आया है, हरजिंदर सिंह चहल नाम के एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व सचिव रिटायर हुए हैं पंजाब सरकार से, फरीदकोट और फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। जी, इनके कंधे पर बोझ था कि इन्होंने लोगों को न्याय देना है, इंसाफ देना है और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। अब इन्हीं के साथ ठगी हो जाती है जी, और इनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम मुंबई जो है साइबर क्राइम से बोल रहे हैं और आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। हर 30 मीटर के ऊपर हमारा अधिकारी आपको वॉच कर रहा है। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमारे कहे अनुसार चलिए और हम आपको बचा सकते हैं। तो पूर्व जो आईएएस अधिकारी थे हरजिंदर चहल, वो इतना डर गए, इतना हिप्नोटाइज हो गए कि जैसे जैसे साइबर क्राइम वाले लोग उनको बोलते गए, वो वैसे वैसे करते रहे। जो मामला है वो सितंबर 2024 का है। वो बैंक जाते हैं, बैंक में आरटीजीएस कराते हैं, लगभग 3-4 दिन ये मामला चलता रहता है और 76 लाख रुपए की आरटीजीएस वो जो क्राइम करने वाले थे, साइबर क्राइम जो ठग थे, जी, उनके अकाउंट में डाल देते हैं। जी, देखिए कैसे ठगी होती है सोनू जी।
वो कहते हैं जी हाई कोर्ट से ऑर्डर है, हमारे जो साइबर क्राइम है उसके ऑर्डर है कि आपको अरेस्ट करना है, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। जी सर। इतना घबरा जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। तो होता क्या है कि बैंक वाले बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले उन्हें समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। तो वो ट्रांसफर करते हैं, इतना डर गए थे, इतना हिप्नोटाइज हो गए थे, और अपने गाढ़े खून पसीने के 76 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन सर ऐसा आईएएस ऑफिसर जो इतनी सूझबूझ से जनता की सेवा करते हैं, वो इस यानी फ्रॉडगिरी में कैसे पड़ गए? तो फिर आम लोगों का क्या होगा अगर ऐसे बड़े उच्च अधिकारियों के साथ ही ऐसा होगा? देखिए बिल्कुल, देखिए वैसे तो डरना नहीं चाहिए। सरकार बार-बार कहती है कि सावधान हो जाइए, जागिए। आपको अगर कोई भी फ़िशिंग कॉल या डराने वाली कॉल आती है तो आप डरिए मत। जी। परंतु फिर भी अगर किसी के कोई ना कोई ऐसी बैकग्राउंड होती है, तो कभी ना कभी डर जाता है। तो हुँ। वो डर का ही फ़ायदा उठाते हैं जो साइबर वाले लोग हैं। जी। अब जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे, इन्होंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कहीं भी कोई ऐसा मामला साइबर क्राइम का हो या दुनिया में किसी भी क्राइम के साथ जुड़ा हुआ हो, भारत के किसी कोने में भी एफआईआर दर्ज होती है, तो उस संदर्भ में आपके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, जी। किसी भी स्टेट की पुलिस को या साइबर क्राइम को, उनको पहले सूचित करना पड़ता है। तो जब भी कभी आपको ऐसी फिशिंग कॉल आती है तो आप घबराइए नहीं, जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है उससे संपर्क करिए। वो आपका डर जो है, दहशत है, वो निकाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके की जो फिशिंग कॉल है, डराने वाली कॉल है, डिजिटल अरेस्ट वाली कॉल है, अक्सर लोगों को आती रहती है। और जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, इनका शिकार हो जाते हैं। तो मेरी दर्शकों से और सभी से निवेदन है कि अगर कभी भी कोई आपको ऐसी कॉल आती है, तो निडर हो जाइए, डरिए मत, उसका सामना कीजिए। अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोई भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, मामला दर्ज है, कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। जी। जो भी होगा उसको फेस करना पड़ेगा। और जो ये फिशिंग कॉल होती है, डिजिटल अरेस्ट की कॉल होती है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फेक ही होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से नियम निकाल रखे हैं कि अरेस्ट करने से पहले बहुत से केस हैं कि 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ऐसे बहुत से मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इस मामले में भी आपको नोटिस आएगा, बहुत सी चीज़ें आएँगी, तो आप उसका जो है अपने एडवोकेट से मिलके या और जो आपके रिश्तेदार मित्र हैं उनसे मिलके हल निकाल सकते हैं। सर हमने बीते दिनों में पहले भी देखा है जो पूर्व आईजी ऑफिसर अमर सिंह चाहल, वो उनके साथ 7 करोड़ की ठगी हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने ऊपर भी शिकायत की लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की देखो। देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आईजी चहल, जी। अब जब एक बंदे के साथ 7-8 करोड़ रुपए की ठगी हो जाती है और एक इतने बड़े स्तर का अधिकारी होता है, तो वो अपने जूनियर अधिकारियों को बताने में भी थोड़ा-सा हिचक महसूस करता है कि उनको मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ ठगी हो जाए। जी। और दूसरी बात, अगर वो बताता भी है तो लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, और पुलिस का तंत्र ऐसा बन चुका है कि जल्दी कार्यवाही करते ही नहीं है। वो जो आपने कहा कि अमर सिंह चहल जो आईजी हैं पूर्व, जिन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, उन्होंने उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ग्रुप में मैसेज आता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो उसकी पुष्टि नहीं करते। इतने सीनियर अधिकारी होने के बावजूद लालच बोल लीजिए, लालच में आ जाते हैं, जिससे अपने रिश्तेदारों का अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो जी। पैसा जो है उनका खत्म हो जाता है, और जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं और उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखते हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। अगर आप हरजिंदर सिंह चहल जो आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व सचिव हैं, उनके मामले में की भी बात करेंगे, तो वो जब अपना मामला लेकर कमिश्नर पुलिस अमृतसर के पास जाते हैं, जी। तो वो संजीदगी नहीं दिखाते। उसके बाद वो एडीजीपी क्राइम के पास जाते हैं, तो वो एडीजीपी क्राइम है, वो उनसे फाइल मंगवाते हैं, फिर उस पे कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई होती है, जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं असम से, हुँ। तो उनका 3.5 लाख रुपए रिकवर भी होता है, जबकि 76 लाख रुपए की उनके साथ ठगी होती है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो ये ठगी होती है,
ये बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से होती है सोनू जी। जी। बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई अकाउंट ओपन होता है पूरे हिंदुस्तान में, तो बिना केवाईसी के वो ओपन ही नहीं होता। उसके बारे में बताया जाता है कि ये इस व्यक्ति के आधार कार्ड है, ये उसका पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 60 नंबर फॉर्म है। तो कोई इस तरीके से अकाउंट ओपन होता है, उसकी फोटोग्राफ लगती है, तब जाकर कहीं ना कहीं किसी बैंक में खाता खुलता है। अब जब पैसा किसी बैंक में गया है जी। तो पुलिस के पास तो पुख्ता सबूत है ना, भी ये अकाउंट इस व्यक्ति का था, इस व्यक्ति के नाम से अकाउंट खुला, ये उसका आधार कार्ड है। जी। तो जहां का भी वो व्यक्ति है उसका जो अगर फिंगरप्रिंट मान लें, कुछ भी मान लें, तो वो सारा बैंक के पास है क्योंकि आधार लिंक होता है। तो जी। कहीं भी अगर व्यक्ति वो अपना दोबारा कहीं अंगूठा लगाएगा, तुरंत प्रभाव से पता चल जाएगा। अब तो मोबाइल नंबर लेना है, उसके लिए भी अंगूठा लगता है आधार कार्ड का, तो आधार से ही उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा, हर चीज का पता चल जाएगा। ये जो ठगी होती है, पुलिस साइबर क्राइम इसे आसानी से ट्रेस कर सकता है। दूसरी बात, अगर जिस बैंक अकाउंट की जानकारी साइबर क्राइम को मिलती है जी। सोनू जी, तो साइबर क्राइम के पास अधिकार है कि तुरंत उसके प्रभाव से उसको फ्रीज कर सकता है। जी। अगर कोई शिकायत मिलती है, अगर कोई ठगी की घटना सामने आती है, तो साइबर क्राइम के डीएसपी के पास ही राइट है कि वो ही उसके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो इतने अधिकार होने के बाद भी जो पुलिस है उसकी डाइसीनेस बोल लीजिए, इनएक्टिवनेस बोल लीजिए, जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्राइम को पकड़ना भी कोई मुश्किल है जी, जिसका आपके पास फोटोग्राफ हो, जिसकी आपके पास केवाईसी हो, तो जी। उसको तो इश्तिहारी मुजरिम करार दे देना चाहिए चंद घंटों में। भाई ये बंदा है, इस बंदे ने फ्रॉड किया, ये इसका केवाईसी है, ये इसका आधार कार्ड है, ये फलाने बैंक में इसके पैसे आए हैं, तो उस बैंक वाले से पूछना चाहिए भी ये जो अकाउंट खुला है आपने कैसे खोला। जी। हर बात की जानकारी तो बैंक के पास होगी ना। जैसे आपने कहा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने नहीं के नहीं, लिए। अकाउंट जैसे ओपन करने, आपने ओपन भी करने कभी के। अकाउंट ओपन जी। कराया जी। होगा ना, तो बैंक आपसे क्या मांगता है? आधार कार्ड मांगता है, जी। आपकी फोटोग्राफ मांगता है, आपका पैन कार्ड मांगता है, फिर अकाउंट ओपन होता है ना। बिल्कुल जी। तो एक व्यक्ति का सारी डिटेल है, उस व्यक्ति के खिलाफ तो तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज हो जाना चाहिए। कि हम देखते हैं कुछ सालों पहले अगर हम लीडरों की बात करें तो मेरे ख्याल से जो मेरे, अगर आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ, जैसे महारानी परनीत कौर थी, मैंने सुना है कि उसके कई यानी करोड़ों रुपया यानी ऐसे ही चला गया था, लेकिन कुछ घंटों में वो पैसा रिकवर हो गया। तो फिर हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनका क्यों नहीं, आम लोगों का क्यों नहीं? देखिए, पुलिस अगर एक्शन पे आए ना, पुलिस अपनी बात पे आए, तो सिंघम फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चप्पल भी भी। चोरी नहीं हो सकती। जी। ये सिंघम फिल्म का डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। अगर पुलिस चाहे तो मिनटों सेकंडों में इन साइबर ठगों को अरेस्ट कर सकती है, दुनिया के चाहे किसी कोने में हो। जी। तो पुलिस की इनएक्टिवनेस ही है। अब पूर्व सचिव धक्के खा रहे हैं यार, पूर्व डिप्टी कमिश्नर, 2 जिलों के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, जी। वो धक्के खा रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है, अभी भी उनके पैसे रिकवर नहीं हुए हैं, जबकि दोषी पकड़ लिए गए हैं। अब ये कैसा सिस्टम है, कैसा चल रहा है? पुलिस चाहे इतनी एक्टिव है, पुलिस के पास क्या नहीं है, कौन सा तंत्र नहीं है? 1 मिनट में अगर कॉल करें, 1 मिनट में फोन करें, 1 मिनट में अगर फैक्स कर दें, जी। तो असम, महाराष्ट्र, कहीं भी वो हों, उनको जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि हमारी पुलिस वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा नहीं, रही? बिल्कुल नहीं कर रही जी। ये अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में गैंगस्टरवाद इतना बढ़ चुका है। जी। अगर पुलिस तंत्र चाहे, जब पुलिस ने आतंकवाद खत्म कर दिया पंजाब में, जो इतना डेंजरस था, जो इंटरनेशनली सपोर्टेड था, अगर पुलिस वो खत्म कर सकती है, तो ये जो गैंगस्टर कल्चर है, इस कितनी की बड़ी बात है ये पुलिस के लिए। और दूसरी बात, अगर साइबर फ्रॉड की बात करें, तो ये तो मिनटों सेकंडों की बात है। देश के पैसा बाहर थोड़ी गया है, पैसा तो देश में ही है ना। जी। मिनटों सेकंडों में उनको पकड़ सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कोई सर्कुलर जारी कर सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ इंटरनेट पे वायरल कर सकते हैं कि ये लोगों का बैंक अकाउंट, बैंकिंग सिस्टम से बात कर सकते हैं जी। कि दोबारा अगर ऐसे लोग किसी भी ब्रांच में अकाउंट ओपन करने आते हैं, तो इनका अकाउंट मत खोला जाए। पर लेकिन सर बात तो ऐसे भी है, हर बार हम बैंक की तरफ से यानी कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं कि किसी भी अनजान नंबर को ना उठाएं,
किसी भी अनजान मैसेज को ना ओपन करें, वरना आपके साथ ये हो सकता है। आपको क्या लगता है फिर भी इसके बावजूद भी ऐसे ठगी होना, इस तरीके से करोड़ों रुपया यानी बड़े अधिकारियों का जाना, कहीं न कहीं आप देखते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो बार-बार यही मैसेज कर दें, कॉल कर दें, कहीं न कहीं ये फेलियर तो बहुत तकड़ा जा रहा है। देखिए सोनू जी, बात सिर्फ इतनी है कि जब सामने वाला आपको हिप्नोटाइज करने पे आता है ना, आपको डराने पे आता है, तो आपकी मानसिकता को वो कैप्चर कर लेता है। कमजोर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो इनकी ठगी का शिकार होते हैं। वो रोजाना हजारों कॉल्स करते होंगे, हुँ, हजारों में कोई एक आधा व्यक्ति ही उनके झांसे में आता है। जो सरकार ये बैंकिंग सिस्टम, ये जो मुहिम चला रखी है, ये बहुत से लोगों को फायदा भी दे रही है। पर कुछ कमजोर मानसिकता वाले लोग, या किसी ने किसी कालखंड में कोई गलत बात की हुई है, हुँ, तो उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं मेरी वो बात उजागर ना हो जाए। तो इस वजह से वो डिजिटल अरेस्ट से सकते में आ जाता है। ये मान लीजिए मैं या आप या दुनिया का कोई भी एबीसी बंदा, जिसने कोई जीवन में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई गलत काम किया है, उसको अगर कोई सामने वाला बात करता है ना, तो उसका दिमाग वहां चले जाता है। जी, तो उस वजह से वो मानसिक रूप से कमजोर होकर इन लोगों का शिकार बन जाता है। यानी कहीं न कहीं लोगों का अपना ही डर, हाँ, जो उन्होंने बीते काल में किया हुआ है, वो उनके सामने आ रहा है। बिल्कुल सत्य बात बोली आपने। तो इसी वजह से लोग डर जाते हैं। किसी ने टैक्स अवेजन की है, चोरी की है, कोई कहता है मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, आपने इतनी चोरी की है, वो डर जाता है। तो यही कारण होता है कि हुँ, लोग जिनकी मानसिकता कमजोर होती है, या किसी ने किसी कालखंड में कोई गलती की होती है, इस वजह से लोग फंस जाते हैं। और दूसरी बात, लालच। जी, अगर मैं आईजी साहब की बात करूं, अमर सिंह चाहल की, तो वो लालच की वजह से फंसे। एक इतने डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था का भार था, ऐसे लोग लालच में आ जाएं। बिल्कुल जी। तो लालच की वजह से भी लोग फंसते हैं, और डर की वजह से भी फंसते हैं। सरकार को जो अपनी मुहिम है इस चीज के बारे में जागरूक करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट के बारे में या साइबर फ्रॉड के बारे में, इसको थोड़ा और तेज करना चाहिए। तो इसके लिए सेमिनारों का भी आयोजन होना चाहिए, ताकि लोग ऐसी ठगी से बच सके। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हुँ, पुलिस उनके अधीन है, तो उनको सख्त हदायत देनी चाहिए। क्योंकि साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। जी, उन ऐसा निर्माण होना चाहिए पुलिस फोर्स का कि एक एक घटना आती है, तो जैसे वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, इस तरीके से उनको एक्टिव होना चाहिए कि हम अपने देश के नागरिकों को ऐसे अपराध से बचाएंगे। ये हुँ। पुलिस तंत्र की जिम्मेवारी बनती है। और अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो उसको प्यार से समझा के उसकी कंप्लेंट लेके तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। सर मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ, जैसे आईजी ऑफिसर रिटायर्ड अमर सिंह चहल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि उन्होंने अच्छे तरीके से उसको यानी जंग लड़नी चाहिए थी, पूरी छानबीन करवानी चाहिए सरकार के साथ, यानी जैसे कह दें मत्था लगाना चाहिए था। फिर लेकिन उन्होंने आत्महत्या की तरफ ही क्यों जाना चाहा? देखिए, मान लीजिए मैं एक रिटायर्ड आईजी के पद से रिटायर जी, हुआ, है ना? तो मेरे जब मैं जाऊंगा किसी एसएचओ के पास या डीएसपी के पास, एसएसपी के पास, वो सबसे पहले तो यही सवाल करेंगे ना, सर आप। हुँ, तो बंदा शर्मिंदा हो जाता है। उन्होंने तो फिर भी मतलब कि जो एप्लीकेशनें दी, उनकी एप्लीकेशनों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जब तक उन्होंने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया। तो यही जी, तो बता रहा हूँ ना, पुलिस तंत्र का ये फेल्यूर है। ये घटना होने के बाद भी नहीं जागते हैं। जब कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तब तब एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, जी। सब कुछ हो जाता है, तब कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। तो पुलिस को तो पहले ही एक्शन लेना चाहिए ना। वैसे देखा जाता है आज हिंदुस्तान में अगर हम चाहे चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, उसमें जब भी वैसे भी कोई इस दुनिया से चला जाता है, पीछे हम बात करें अगर हम पीछे भी ऐसा हुआ है, बड़े अधिकारी ने अपने आप को आत्महत्या कर ली नहीं, फिर बाद में कहते हैं कि उनके सरकार के कान खुलते हैं। आपको क्या लगता है कि
क्या करना चाहिए ऐसा कुछ ना हो? देखिए, ऐसा कुछ ना हो, सबसे पहले तो मनुष्य को खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो, आत्महत्या कमज़ोरों का काम है। एडीजीपी पूर्ण कुमार हरियाणा के इतने उच्च पद पर आसीन होते ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी। इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। अब यो आईएएस हरजिंदर चाहल है, इन्होंने अपनी पूरी चाराजोई की, पुलिस से इनको सहयोग नहीं मिला, अभी तक वो तरस रहे हैं सहयोग के लिए। तो पुलिस को सहयोग देना चाहिए, पुलिस को एक दोस्त की तरह पेश आना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई समस्या आई है तो तुरंत प्रभाव से एक्टिव होकर उसकी समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को सैलरी इस बात की मिलती है। दुर्गेश सर, आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं। आप जाते-जाते आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो इन साइबर क्राइम के ये जो क्राइम करते हैं इनसे बचा जा सके? देखिए, मैंने पहले भी बताया अपनी बातचीत में कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामना कीजिए। कोई भी आपको मैसेज आता है, कोई भी समन आता है, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट की कॉल आती है, तो आप डरिए मत। उनसे बोलिए कि आप हमें डिजिटल अरेस्ट मत कीजिए, हमें फिजिकल रूप में आके अरेस्ट कीजिए। ठीक है? अगर फिजिकल रूप में आएँगे तो उनको लोकल पुलिस को साथ लाना पड़ेगा। जी। क्योंकि जो फ्रॉड होंगे, वो तुरंत प्रभाव से आपका पीछा छोड़ देंगे, वो नया जो है एक शिकार तलाशने में लग जाएँगे। तो डरना नहीं है, सामना करना है और उनसे कहना है कि आपने जो करना है कर लीजिए, हम आपकी कंप्लेंट जो है वो लोकल पुलिस अथॉरिटी में करने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी ऐसी अथॉरिटी इस तरीके से कार्य नहीं करती है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पुलिस का तंत्र व्हाट्सएप के माध्यम से ना तो वारंट जो है वो तामील करा सकता है, ना ही कोई समन तामील करा सकता है। उनको फिजिकल रूप से जो पुलिस का तंत्र है उसके माध्यम से, लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको परवाना नोट करवाना पड़ेगा। यही एक सिस्टम है। व्हाट्सएप के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से ना कोई वारंट, ना कोई समन आपको तामील हो सकता है। सो थैंक यू जी, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि आज जो भी हिंदुस्तान में चल रहा है साइबर क्राइम, किस कई करोड़ों पैसे लूटे जा रहे हैं यानी ऑनलाइन के जरिए। सो उसके बारे में हमने बातचीत की। हमारे साथ थे सीनियर पत्रकार दुर्गेश सिंह गाजरी जी। उम्मीद है कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी और इसके बारे में अपने कमेंट विचार जरूर साझा करें, ताकि आपको हर एक ताज़ा अपडेट हिंदुस्तान की सबसे सामने पहले आपके तक पहुंच पाए। और जिन्होंने अभी तक डेली इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करते हुए। दो इजाज़त। धन्यवाद।